हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में 10th क्लास का नया वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 3rd चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड में क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आते हैं। एवरी ईयर वन क्वेश्चन एटलीस्ट वन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो आइए इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में क्या है कैसे है। तो इसमें चैप्टर का जैसे कि नाम ही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर मतलब होता है जोड़ा, कोई भी चीज़ दो। जैसे स्लीपर है तो स्लीपर कितने, एक पेयर है, यानी दो होते हैं, एक लेफ्ट पैर के लिए एक राइट पैर के लिए। उसी तरह पेयर मतलब जोड़ा, दो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसका पेयर? लीनियर इक्वेशंस का पेयर। और कैसे इक्वेशंस? इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स वाले। तो वेरिएबल्स इसमें दो होंगे। जैसे देख लीजिए इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। ये इसमें वेरिएबल है x और y, इसमें भी वेरिएबल है x और y। ये दोनों इक्वेशन कितने हैं? फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों कितने हैं? एक पेयर है, इसलिए इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y। वेरिएबल्स क्या है? x एंड y। फर्स्ट इक्वेशन में भी x और y, सेकेंड में भी x और y। ये दोनों इक्वेशन को कंबाइंडली बोलेंगे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोनों को कंबाइंडली क्या बोलेंगे? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ने हैं, इसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने हैं। सॉल्यूशन मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ने हैं, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसा कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वहाँ पेयर नहीं पढ़ने थे, वहाँ सिर्फ एक इक्वेशन, वहाँ सिर्फ यहीं पढ़ना था, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। वहाँ सिर्फ पढ़ना था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पढ़ना है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर लग गया मतलब दो इक्वेशन एक साथ पढ़ने हैं, जैसा कि ये और ये दोनों एक साथ पढ़ने हैं, इसलिए इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 9th क्लास में ओनली पढ़ना था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओनली एक इक्वेशन के बारे में पढ़ना था। और इसी के सोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े थे, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। और 9th क्लास में हम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, और इसके ग्राफ यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में ये होता है एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। तो जैसे कोई ये लाइन है, ये लाइन कहीं ऐसे इसका कोई इक्वेशन होगा, या कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकती है। सिर्फ एक इक्वेशन के लिए एक लाइन होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में कि ये सिर्फ एक लाइन होती है, और इस पर कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, ये पॉइंट क्या होगा? इस लाइन का सॉल्यूशन होगा, यानी ये पॉइंट जो होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट मतलब क्या है? मान लीजिए पॉइंट x1, y1 है, तो x1 y1 इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। तो हम लोग बोलते थे कि ये जो पॉइंट है इस लाइन का सॉल्यूशन है। तो इसी तरह हम लोग इसमें पढ़ेंगे दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो आइए आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं। हम लोग को यहाँ पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये ऊपर वाला एक इक्वेशन हुआ, नीचे वाला दूसरा इक्वेशन हुआ। इसमें लिखा है वेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल कांस्टेंट। a1 b1 c1
A2 B2 C2 आर रियल कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट हैं और रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, ये रियल होंगे। ठीक, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है, जैसा कि 9th में पढ़ा था कि ये इक्वेशन जो होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है। तो दूसरा इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसके 3 पॉसिबिलिटी हैं। जैसे 2 स्ट्रेट लाइन है, ऐसे भी हो सकती हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। 2 स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे कट भी कर सकती हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है, एक लाइन ये है तो एक लाइन बड़ी वाली ये है तो छोटी वाली ऐसे हो सकती है, इसी पर कोइंसाइड कर जाए। बड़ी वाली लाइन ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, छोटी वाली ये है। तो इसके 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 नहीं 3, सॉरी, इसके 3 पॉसिबिलिटी हैं। पहला तो क्या होगा, दोनों या तो पैरेलल होंगी, यानी कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं कट नहीं करेंगी एक दूसरे को, इसको बोलते हैं पैरेलल। दूसरा पॉसिबिलिटी है, दोनों लाइन क्या होंगी, कट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, यहीं पर ओनली एक पॉइंट पर कट कर रही है, बाकी कहीं नहीं कट करेंगी। तीसरी पॉसिबिलिटी होगी, दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड करे, इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप करना। तब 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब इस इक्वेशन के बारे में इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है सॉल्यूशंस। जैसा कि ये इसका एक एग्जांपल देकर दिखा रहा हूँ आप, जैसे a1x b1y c1, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 4y + 5 = 0। ये हो गया आपका एक इक्वेशन, मान लीजिए ये हो गया 5x + 3y - 6 = 0, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये हुआ, दूसरा इक्वेशन ये हुआ, दोनों मिलके क्या हो गए, एक पेयर, 1 पेयर। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हो गए। एग्जांपल है, यहाँ a1 क्या है, a1 की जगह, यहाँ पर a1 की जगह 3 है, b1 की जगह 4, c1 की जगह 5, a2 की जगह 5, b2 की जगह 3, c2 की जगह -6, ऐसे हैं। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, दे देगा कोई इक्वेशन ऐसा दे देगा। मान लीजिए कि यही इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन दे दिया एग्जाम में, पूछेगा कि इसमें b की वैल्यू क्या है, जैसे b1 की वैल्यू पूछ दे, b की, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का होगा, ये होगा ax + by + c = 0, ऐसे दे दे। और पूछे कि इसमें b की वैल्यू क्या हो ऐसे इक्वेशन में, तो b की वैल्यू क्या होगी 4, या पूछते आपसे c की वैल्यू क्या होगी, तो c की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो c = 5, या पूछ दे a की वैल्यू क्या होगी तो a = 3, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये दो इक्वेशन दिए हैं, यानी 2 लाइन है, 2 लाइन है, तो 2 लाइन का पोजीशन क्या होगा, कंडीशन कैसे होंगी, यानी या तो ये 2 लाइन पैरेलल होंगी, या दोनों कट करेंगी, या दोनों कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे के ऊपर, ऐसे 3 कंडीशन होंगे, यही 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो इसी तीनों कंडीशन में कोई होंगी, अगर ऐसा होगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। अगर ऐसी होंगी तो सिर्फ ये पॉइंट जो होगा, इसका कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट, मान लीजिए x1 है, y1 है, तो ये सोल्यूशन होगा एक, इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। तीसरा पॉसिबिलिटी है कोइंसाइड करेंगी। तो आइए सबसे पहले इनके देखते हैं कंडीशन कैसे होते हैं। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इसका कंडीशन होगा इससे, पहला कंडीशन है फर्स्ट, इफ a1/a2 = b1/b2, a1/a2 not equal to b1/b2। अगर a1/a2 not equal to b1/b2 तो इस केस में क्या होगा, देन लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। तो कैसा होगा कंडीशन,
और इस केस में क्या होगा, जैसे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसे कंडीशन होगा, एक लाइन ये है और एक लाइन सेगमेंट ये है, तो इंटरसेक्ट करेंगी, यानी इंटरसेक्ट करेंगी तो कहीं किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी, जिस पॉइंट पर कट करती है वही पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट ही ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में क्या एक जगह कट कर रही है, दे आर इंटरसेक्टिंग ओनली एट वन पॉइंट्स, सो दे विल हैव ओनली वन सोल्यूशन दैट विल बी यूनिक, इसलिए हम लोग इस कंडीशन को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। इन दिस केस सोल्यूशन विल बी यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब यूनिक होगा, अद्वितीय, यानी एक ही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं होगा। सेकंड कंडीशन होगा इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर सेकंड कंडीशन होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा लाइन हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी, तो इसमें होगा देन बोथ लाइन्स विल बी पैरेलल हो जाएंगी, यानी कैसी होंगी, ऐसे एक लाइन सेगमेंट ऐसी है तो दूसरी भी ऐसी ही रहेगी, पैरेलल होंगी। तो ये क्या कट करेंगी, कहीं नहीं कट करेंगी, कभी नहीं, पैरेलल लाइन्स कभी कट नहीं करती है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कहीं कट ही नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो इस केस में हम लोग लिखेंगे नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इस केस में होगा नो सोल्यूशन। और तीसरा केस बचा, एक तो हो गया इंटरसेक्टिंग, दूसरा हो गया पैरेलल, तीसरा हो गया कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, उसका तीसरा कंडीशन लिख रहा हूँ यहाँ। इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 और तीनों कोफिशिएंट का रेशियो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, जैसे लाइन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा कंडीशन हो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ऐसा कंडीशन हो, तो इस केस में क्या होगा, देन बोथ लाइन्स कोइंसाइड करेंगी, यानी ओवरलैप करेंगी, ऐसा कंडीशन होगा। एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरी वाली भी यहीं इसी को कोइंसाइड करेगी, ओवरलैप करेगी। इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यानी सोल्यूशन बहुत सारे होंगे, अनंत होंगे। जैसे ये दोनों लाइन कोइंसाइड करेगी तो ये भी पॉइंट सोल्यूशन होगा, ये भी पॉइंट सोल्यूशन होगा, ये भी पॉइंट उठाएंगे तो ये भी सोल्यूशन, यानी दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। इस पॉइंट को उठा लेंगे तो ये भी पॉइंट क्या होगा, दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो क्या होगा, इस केस में होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यानी अनंत सॉल्यूशन होंगे। इस केस में फर्स्ट केस में क्या होगा, यूनिक, यानी एक ही पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, यही पॉइंट दोनों लाइंस का सॉल्यूशन होगा, यानी ये पॉइंट जो होगा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में लाइन कोइंसाइड ही नहीं कर रही है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस केस में क्या होगा, लाइन जो है कोइंसाइड कर जा रही है, कोइंसाइड कर जा रही है, यानी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे, वो सारे पॉइंट क्या होंगे, दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे इक्वेशन दे देगा चेक वेदर द गिवन
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट, सॉरी नॉन कंसिस्टेंट नहीं, इनकॉन्सिस्टेंट होता। तो दे देगा चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसको चेक करने के लिए देखिए क्या कंडीशन है। कॉन्सिस्टेंट पहले समझिए क्या होता है। कॉन्सिस्टेंट अगर पूछे तो कॉन्सिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन एक हो या इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे दो ये लाइन है, ये पेयर ऑफ लाइन है, तो इनका दो सॉल्यूशंस कब होगा, एक तो इस केस में सॉल्यूशन मिलता है वो भी यूनिक होता है एक सॉल्यूशन, और एक इस केस में मिलेगा जो कि अनंत सॉल्यूशन होगा। दोनों केस में मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, इस केस में सॉल्यूशंस नहीं है, यानी कोई पॉइंट मुझे मिल नहीं रहा। तो इन दोनों केस में क्या है, सॉल्यूशन मिल रहा है। तो सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब इन दोनों केस में क्या होगा, दोनों लाइन होगी जो होगी कॉन्सिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी। और इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। तो हम बोलेंगे इस केस में लाइंस क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है। तो इस केस में नो सॉल्यूशन में लिख देना है ऐसे, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। और इन दोनों केस में क्या होगा, इसमें होगा कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। इस केस में भी क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट। या इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पेयर। यानी इस केस में कॉन्सिस्टेंट और इसको डिपेंडेंट पेयर भी बोलते हैं। इसलिए डिपेंडेंट पेयर बोलते हैं क्योंकि दोनों लाइन जो है कॉन्साइड कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग, नो सॉल्यूशन वाले को बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, यानी इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला। यूनिक सॉल्यूशन वाले को बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट पेयर। ये दोनों लाइन जो होंगी कॉन्सिस्टेंट पेयर बोली जाएंगी। लेकिन इस केस में बोला जाएगा क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कॉन्सिस्टेंट पेयर भी बोल सकते हैं या इसको डिपेंडेंट पेयर भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इसमें इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए कि आपको 50% आ गया। ये टॉपिक जो चैप्टर 3 है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको 50% चैप्टर समझ में आ गया। तो फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे दो इक्वेशन दिया जाएगा ऐसा एग्जाम में, इसका पूछ सकता है डायरेक्ट ऐसे, दो इक्वेशन दे करके पूछ सकता है, ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, दे देगा यूनिक सोल्यूशन। ऐसे दो इक्वेशन दिया रहेगा, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, और एक कोई ऑप्शन दे देगा नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपको चेक करने हैं। तो चेक करते हैं ऐसे कोफिशिएंट लिख करके, मैं आगे एग्जांपल देकर के भी बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं। तो ऐसे चेक करेंगे। कोफिशिएंट तीनों का तो पता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 दोनों का कोफिशिएंट पता है। तो ऐसे चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन A1/A2 B1, पहले रेशियो फाइंड करेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ऐसे रेशियो फाइंड कर लेंगे। यहाँ से A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड कर लेंगे। रेशियो फाइंड करने के बाद चेक करेंगे इन तीनों में कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले सबसे पहला कंडीशन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, इफ़ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इस केस में क्या होगा, देन लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, यानी लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसा होगा कंडीशन। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। इस केस में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, यानी ओनली वन सोल्यूशन मिलेगा। और इस लाइन्स को, पेयर को क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स, यानी कॉन्सिस्टेंट है, यानी सोल्यूशन मिल रहा। सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ़ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसा कंडीशन हो तो इस केस में क्या होंगी, लाइन्स जो होंगी, देन बोथ लाइन्स विल बी पैरेलल, लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और कंडीशन कैसा होगा, ऐसा होगा, यानी दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कट नहीं करेंगी। तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट पेयर। इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉन्सिस्टेंट पेयर बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट पेयर। थर्ड कंडीशन है, इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 देन बोथ लाइन्स कोइंसाइड, यानी कोइंसाइड करेंगी, ओवरलैप करेंगी, ऐसा कंडीशन होगा।
इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर और डिपेंडेंट पेयर। ठीक, ये क्लियर। अब आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कैसे होगा। बहुत ही सिंपल है, बस यही 3 कंडीशन याद रहेंगे, इसी से हम चेक करते हैं किसी भी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशंस होगा कि नहीं होगा। ऐसे देखिए 2x + 3y + 5 = 0, 5x + 3y + 6 = 0, ये 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं। अब ये में चेक करना है ये कैसे हैं, यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट है तो इसका a1 लिख लेंगे। a1 कितना है, a1 यहाँ से है 2, b1 कितना है, b1 है आपका 3, c1 कितना है, c1 है 5, a2 कितनी है, a2 इज 5, b2 इज 3, c2 इज 6। अब इसमें चेक करना है तो मैंने बताया था सबसे पहले रेशियो चेक करते हैं। a1/a2 फाइंड करेंगे। a1/a2 कितना आया आपका 2/5। फिर b1/b2 चेक करेंगे। b1/b2 कितना आया 3/3, यानी हो गया 1। c1/c2 कितना आया 5/6। a1/a2, b1/b2, c1/c2 हमने फाइंड कर लिया। अब चेक करेंगे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या था, a1/a2 ≠ b1/b2। यहाँ चेक कर रहे हैं क्या है, तो 2/5 है यहाँ a1/a2, b1/b2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 यहाँ, तो 2/5 ≠ 1, ये तो कंडीशन सही है। 2/5 1 के इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन ही मेरा सेटिस्फाई हो गया। यानी क्या होगा इस केस में, इस केस में होगा यूनिक सोल्यूशन, यानी ओनली 1 सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन करना आगे बताऊंगा। सॉल्यूशंस के 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, सेकंड होता है एलिमिनेशन, थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सॉल्व करने के तरीके हैं, सॉल्व करके हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो अभी आगे उसको बताऊंगा, पहले इसको आप लोग देख लीजिए। तो ये इस केस में मेरा क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन यानी यूनिक सोल्यूशन, यानी दोनों लाइन कैसी होंगी, ऐसी होंगी, एक इधर होगी तो एक ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ये पॉइंट जो होगा इन दोनों का सोल्यूशन होगा। तो ये क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ सेकंड कंडीशन का। ये फर्स्ट कंडीशन का एग्जांपल है। फर्स्ट कोई भी कंडीशन हो, सबसे पहले अगर इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड रेशियो of coefficient, that is a1/a2, b1/b2, c1/c2. We have to find first of all we have to find ratio. After that we will check the condition one by one, but here first condition is satisfying, so that's over. There is no need to check second and third. If first one is not satisfying, then check the second condition. If that is also not satisfying, then check the third condition. So now I will give the example for second condition. Suppose first equation is 2x plus 3y plus 6 equal to 0, 4x plus 6y minus 8 equal to 0. This one is first equation, this one is second equation. In this case we have to check. Process will be same. A1 is given 2, B1 is given 3, C1 is given 6, A2 is given, A2 is 4, B2 equal to 6, C2 equal to minus 8. First of all we have to note A1, B1, C1, A2, B2, C2. I have noted this one. After that we have to check the ratio. We have to find the ratio after that.
find a1 upon a2. a1 is 2, a2 is 4, so this ratio will be 2, any 1 upon 2. b1 upon b2, b1 is 3, b2 is 6, b1 is 3, b2 is 6, this will be 1 upon 2. c1 upon c2, c1 equal to 6, c2 equal to minus 8, minus 4 to the minus 3 upon 4. Now check, this will satisfy the second condition. What is second condition? Second condition was a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. Check here, a1 upon a2 is given 1 upon 2, 1 upon 2, b1 upon b2 is 1 upon 2, c1 upon c2 is minus 3 upon 4, minus 3 upon 4. Any a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. So these two equations satisfying the second condition. In this case, both lines will be parallel like this. Both lines will be parallel, means they will not intersect each other. So there will be no solution. In this case, no solution. No solution means inconsistent. 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 This was the second condition. Now I will explain the third condition by giving an example. Suppose one equation is given x plus 2y plus 1 equal to 0. This is the first equation. 3x plus 6y plus 3 equal to 0. This is the second equation. In this case, process will be same. First of all, find the ratio of coefficients, then check the conditions. So here a1 will be, a1 is, here only x is given, so coefficient of x is 1. So a1 equal to 1, b1 equal to 2, c1 equal to 1, a2 equal to 3, b2 equal to 6, c2 equal to 3. Now check the ratio, a1 upon a2, a1 is 1, a2 is 3, b1 upon b2, b1 equal to 2, b2 equal to 6. This ratio is also 1 upon 3. Check c1 upon c2, c1 is 1, c2 is 3. a1 upon a2 is 1 by 3, b1 upon b2 is 1 by 3, c1 upon c2 is 1 by 3. So this is satisfying the third condition. Third condition is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. a1 upon a2 is 1 upon 3, b1 upon b2 is also 1 upon 3, c1 upon c2 is also 1 upon 3. So in this case, third condition is satisfying. So in this case, there will be infinite solution. Means condition will be like this. Both line will coincide. This is the first line segment. This is the second line segment. Both will coincide. There will be infinite solution. This one, this one, this one, this one, this one, this one, like this. There will be infinite points in common. There will be infinite points in common. So there will be infinite solution. In this case, infinite solution. So
and also this is called consistent pair or dependent pair. This is called consistent pair or dependent pair. Dependent pair. So I have discussed how you have to check the conditions, whether it is intersecting, parallel or coincident. This is the very simple process. Just you have to remember all the three conditions. What are the conditions? Now I will discuss how to find the solutions of the given equation. There are three methods to find the solutions. First one is substitution method, second one is elimination method, third one is cross multiplication method. We will study every process one by one. First we will study substitution. Solutions means finding the value of variables so that the variable will satisfy the given equation. Suppose we are finding the value. Suppose one value we have found. Suppose one solution we have found, like x1, y1. x1, y1 is one solution for this equation. So x1, if we are putting x1 and y1 in this one, then this equation will satisfy fully. And also x1 and y1 will satisfy this equation also. Then we tell that x1 and y1 are the solutions of the given pair of linear equation. तो आइए इसका सॉल्यूशंस पहले पढ़ते हैं. सबसे पहले फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्विंग द पेयर ऑफ linear equations, solving the pair of linear equations in two variables. First method is substitution method. Second one is elimination method. Third one is cross multiplication method. Each of these given methods are very very important, because in exam it is asked sometime solve the given pair of linear equation by substitution method, or sometime it is asked solve the given pair of linear equation by elimination method, or sometime it is asked solve the given pair of linear equation by cross multiplication method. So all these methods you have to learn. So first of all I am discussing substitution method. As its name is substitution, so it is related to substitution, substituting something. Its name is substitution method, means as name suggests we have to substitute something. So we will see how we solve the substitution method. Suppose two equations are given. First one is 2x plus 3y plus 5 equal to 0. This is the first equation. Second equation is given 3x plus 5y minus 1 equal to 0. This is the second equation. Now we have to solve this equation by using substitution method. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए क्या करते हैं. जैसे दो इक्वेशन दिए हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले चेक करेंगे वही कंडीशंस, यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है. यूनिक सोल्यूशंस होगा तो ही सॉल्व करेंगे. A1 यहाँ पर है आपका 2, B1 है आपका 3,
C1 है 5, A2 है 3, B2 है आपका 5, C2 है -1। तो कंडीशन चेक कीजिए, रेशियो फाइंड कीजिए। A1/A2 2/3, B1/B2 3/5, C1/C2 5/-1। तो कौन सा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 का 2/3 है जो कि B1/B2 3/5 इसके इक्वल नहीं है, यानी इस केस में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यानी इसका सोल्यूशन होगा एक, वो भी यूनिक होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी दोनों इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन यानी एक सोल्यूशन होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका बस यही इतना ही तक यूज था, इसका बस चेक करना था कि यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें देखिए इसका यूनिक सोल्यूशन हमने चेक कर लिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे, 2x + 3y + 5 = 0। फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से हम लोग सबसे पहले y वेरिएबल जो है x के टर्म में फाइंड करेंगे। उसके बाद y वेरिएबल को x के टर्म में फाइंड करने के बाद उस y का वैल्यू से इसमें पुट करेंगे। तो इसमें पुट करेंगे और यहाँ से x सॉल्व करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले दो इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन को उठा के, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन ही उठाना है, फर्स्ट लीजिए या सेकंड लीजिए। मैंने यहाँ फर्स्ट लिया, फर्स्ट उठा कर और यहाँ से y का वैल्यू पहले फाइंड करूँगा। तो यहाँ 3y इसको रखूँगा, बाकी इन दोनों को इधर RHS साइड भेजूँगा। -2x -5 हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर गया तो माइनस, ये प्लस में माइनस हो गया। अब 3 से डिवाइड कर दूंगा, y = हो गया -2x -5/3, यानी y मेरा आ गया यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से y आ गया ये, इसको थर्ड इक्वेशन दे दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये y का जो वैल्यू है, ये y का वैल्यू x के टर्म में हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिखेंगे ऐसे, पुट y = -2x -5/3 इन इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशन क्या है, 3x + 5, y की जगह क्या पुट करना, -2x -5/3, यहाँ -1 = 0। अब यहाँ पर देखिए 3x + 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x -25, 5 × 2 -10x, 5 × -5 -25 / 3, -1 = 0। अब LCM लेंगे तीनों का, 3 LCM आएगा, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 × 3 9x, यहाँ पर -10x -25, 3 × -1 -3 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, 9x -10x -x -25 -3 -28 डिवाइड में 3 = 0, -x -28, 3 × 0 0 हो जाएगा, -x -28 = 0 हो गया, 28 को इधर हो जाएंगे, -x = 28, x = क्या आ गया, -28, x = -28 आ गया। अब हम y फाइंड करना है, तो y x का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मेरा y आ जाएगा। तो लिखेंगे पुट x = -28 इन इक्वेशन थर्ड। तो y क्या हो गया, y = -2 × -28 -5/3, 2 × 28 56,
-5/3, 51/3, 17, यानी y क्या आ गया आपका 17। तो x आपका आ गया -28, y आपका आ गया 17। ये आपका आंसर हुआ, यानी सॉल्यूशन हुआ। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ, x = -28, y = 17। अब ये सॉल्यूशन सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा सही है या गलत है। तो आइए चेक कर लेते हैं पुट करके। x - 28 है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y + 5 = 0। x सबका है -28, यानी 2 × -28 + 3y की वैल्यू क्या है 17 + 5 = 0। 2 × -28 -56 + 17 × 3 51 + 5 = 0। -56 + 56 = 0, 0 = 0, यानी 0 = 0। ये क्या ट्रू है, यानी LHS RHS इक्वल है, LHS RHS इक्वल है, यानी मेरा x की वैल्यू -28 और y = 17, x -28 और y 17, ये क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए x = -28 और y 17 इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है। आप फर्स्ट इक्वेशन में नहीं पुट करके इस दोनों वैल्यू को x और y को सेकंड में भी पुट करके चेक कर सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दोनों को सॉल्व करके लाया गया है। तो ये मेरा सोल्यूशन रहा। तो फिर से एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दो इक्वेशन आपके पास दिया रहेगा, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूट करना है। तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठाना है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन उठाना है। यहाँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाया, जनरली फर्स्ट इक्वेशन उठाकर सॉल्व करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप सेकंड इक्वेशन को भी उठा सकते हैं और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x के टर्म में और फिर उसको फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट उठाया, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, उसको सॉल्व करके y को x के टर्म में फाइंड किया और इस y को सेकंड में पुट किया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, सेकंड उठा के यहाँ से y फाइंड कर सकते हैं x के टर्म में और इस वैल्यू को, इस y की वैल्यू को आप इसमें पुट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ऐसे किया। अब y का वैल्यू फाइंड किया x के टर्म में, हमने फर्स्ट इक्वेशन उठाया, फर्स्ट इक्वेशन से इनको 2x और 5 को RHS में भेजा, फिर 3 से डिवाइड किया, y फाइंड किया x के टर्म में, इसको थर्ड इक्वेशन दिया और इस y को हमने पुट किया सेकंड में, 3x + 5 और यहाँ y की वैल्यू डाला, फिर इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा x आया, x - 28 आया और y फाइंड करना है, तो फिर इस x की वैल्यू इसमें पुट किया थर्ड इक्वेशन में, यहाँ से y मेरा 17 आया। ये x - 28 और y 17, ये मेरा क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ इन दोनों इक्वेशन का। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, कैसे दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। वो और ईजी होता है और आसान भी होता है। ठीक, तब तक के लिए थैंक्स। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त सबको भी हेल्प मिल सके और मैं जो नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाए, जिससे आपको घर बैठे पढ़ने में आसानी होगी। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।